एओटी की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन उससे कई ज्यादा कमाल की इसकी बैक स्टोरी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर एओटी की स्टोरी किसने लिखी और इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा कमाल की कैसे हो सकती है? तो चलो आज मैं तुमको एओटी की बैक स्टोरी पूरी सुनाता हूँ। एओटी की स्टोरी एक ऐसे बच्चे से स्टार्ट होती है जिसका नाम था इसायामा और उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1986 को। इसायामा का जन्म हुआ था एक छोटे से टाउन में जिसको बड़े बड़े पहाड़ों ने घेरा हुआ था और यहीं से स्टार्ट हो जाती है बड़ी बड़ी वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट। चलो यहाँ पर तुम एक इमेजिन करो, मान लो तुम बच्चे हो और तुम जहाँ रहते हो उस एरिया को पूरे से बड़े बड़े पहाड़ों ने कवर किया हुआ है और इसके बाद तुम सोचते हो शायद इन पहाड़ों के पीछे दुनिया है ही नहीं। और यहाँ तक कि इसायामा अपने एक इंटरव्यू में खुद को चाइल्ड एरन बताते हैं, क्योंकि उनके लिए जो बड़े बड़े पहाड़ थे वो एक बड़ी बड़ी वॉल का काम करते थे और उनको ऐसा लगता था कि बाहर की जो दुनिया है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। बचपन से बड़े होने तक इसायामा अपने होम टाउन में थे, यानी कि हीता में थे। उनको हमेशा सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलती थी, सेम लोग, सेम स्कूल, सेम फेसेस, और वहाँ से एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं था। और यहीं से उनकी रियल स्ट्रगल की शुरुआत होती है। उन्हें बचपन से ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, जिसमें उनको लगता था कि हर इंसान हर काम में उनसे बेटर है। इस बीमारी को तुम इस तरह समझो, मान लो तुम कोई काम कर रहे हो और तुमको लगता है कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि अगला इंसान मेरे से ज्यादा अच्छा है। यहाँ तक कि वो अपनी बॉडी को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस थे और उन्होंने ये खुद कहा था कि आई वॉज अ लेट ब्लूमर। फिजिकली और मेंटली उनका जो डेवलपमेंट था वो काफी ज्यादा स्लो हुआ था और कमजोर होने की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहते थे। और इसी वजह से आगे चलकर उन्होंने एओटी में जो फीमेल कैरेक्टर है उनको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई कैरेक्टर अपने फिजिकल डिसएडवांटेजेस की वजह से वीक लगे। और यहाँ तक कि उन्हें ये भी लगता था कि वो एक एवरेज लाइफ भी नहीं जी पाएंगे। उनको बचपन से ही मांगा और ड्राइंग का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन जब उन्होंने अपने स्केचेस को अपने फादर को दिखाया तो उन्होंने कहा यार ये इतने ज्यादा बेकार है, तुम कभी भी मांगा आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे। ये बात ऑलरेडी एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़के को टोल देने के लिए काफी थी। मिडिल क्लास आते आते उनके ऊपर एकेडमी का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया था और उनका पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता था। बैच छोटी थी, सिर्फ 40 बच्चे थे और जब बच्चे एक दूसरे को डेट करने लगे तो इसायामा को ये काफी ज्यादा अजीब लगा। उन्होंने सोचा सब बच्चे जब एक साथ पढ़ रहे थे तो आखिर ये एक दूसरे को डेट कैसे कर सकते हैं। सीनियर हाई स्कूल में उनका एक दोस्त बना जो कि सेगा का बड़ा फैन था। उन्हें उन्हें ओटाकू कल्चर से इंट्रोड्यूस कराया, जिसके बाद उनकी लाइफ चेंज होने लगी। धीरे धीरे मांगा और गेम उनके लिए एस्केप बन गए। धीरे धीरे उनको मांगा और गेम्स की दुनिया जो है वो रियल वर्ल्ड से ज्यादा पसंद आने लगी। इसी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा डिप्रेशन और एंजाइटी में बिताया। यहाँ तक कि उन्होंने एओटी की स्टोरी लिखते वक्त अपनी नेगेटिव एनर्जी को कई बार अपनी स्टोरी में एक्सप्रेस भी किया है। बचपन से उनका एक सपना था कि वो अपने इस टाउन से निकलकर फ्रीडम फील करें। 2006 में सिर्फ 20 साल की उम्र में इसायामा अपने टाउन को छोड़कर टोक्यो चले गए, एक मांगा आर्टिस्ट बनने का सपना लेकर। लेकिन रियलिटी अलग थी। क्योशो डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में मांगा डिजाइनिंग का काम कर रहे थे। पार्ट टाइम इंटरनेट कैफे पे जॉब भी करते थे। फैमिली उनके खिलाफ थी पर वो अपने खर्च निकालने के लिए काम करते रहे। एक बार एक ड्रंक कर एक कस्टमर ने उनसे लड़ाई कर ली और उनको तब समझ में आया इंसान से खतरनाक कुछ नहीं होता। और इसी वजह से उन्हें टाइटन का कॉन्सेप्ट मिला, उनके एग्रेसिव और सेंसलेस बिहेवियर का इम्प्रेशन। और शायद उन्होंने ये भी कहा था अगर एओटी फेल हो जाता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए इंटरनेट कैफे पर ही काम करेंगे। असाइनमेंट के लिए उन्होंने टोक्यो के पब्लिशर को 65 वन शॉट मांगा टाइटन वर्सेस ह्यूमैनिटी भेजा। वहाँ पर ह्यूमन वॉल से नहीं बल्कि बड़े बड़े ट्री से सराउंडेड थे। टाइटन का ओरिजिन एक रिलीजियस कल्ट था और जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम एरन येगर नहीं था बल्कि उसका नाम था नोरा कोमो। इसायामा रियलिस्टिक फाइट सीन दिखाना चाहते थे और जब वो टोक्यो पहुँचे तो लगभग सभी पब्लिशर ने उनको मना कर दिया। सबने बोला स्टोरी अच्छी है लेकिन तुम्हारी ड्राइंग खराब है। यहाँ तक कि वीकली शोनिन मैगजीन ने बोला तुम्हारी आर्ट हमारी मैगजीन के लिए काफी ज्यादा डार्क है। और इसके बाद इसायामा की लाइफ में एक पर्सन आता है जिसका नाम था शिनतारो और वो एक एडिटर था। उनको इसायामा की आर्ट में गुस्सा और पावर दिखता था और उन्होंने इसायामा को इनकरेज किया और उनकी सलाह पर इसायामा ने कुछ स्टैंडर्ड मांगा लिखे जिनका नाम था हार्ट ब्रेक 1 और ओज, और इन दोनों ने ही अवार्ड जीते। पर उन्हें महसूस हुआ कि जो असली मजा है वो एवरेज मांगा लिखने में नहीं, असली मजा तो अपनी स्टोरी लिखने में। साल आता है 2009। अब शिनतारो ने कहा चलो अब एओटी की सीरियलाइज करते हैं और इसके बाद इसायामा ने 6 महीने सिर्फ स्टोरी प्लानिंग में लगा दिए। वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर, प्लॉट सब कुछ डिटेल में। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पहले उन्होंने टाइटन और फाइट पर फोकस किया था, कैरेक्टर पर नहीं। पर बाद में समझा कि कैरेक्टर में भी डेप्थ होती है। 9 सितंबर 2009 को बित्सात्सु शोनिन मैगजीन में एओटी का पब्लिश हुआ और सिर्फ 23 साल की उम्र में उनका सपना सच होने लगा। एंजाइटी के बावजूद वो हर फीडबैक पढ़ते थे। पहले उनका प्लान था स्टोरी को अर्ली वॉल्यूम में ही खत्म कर देना, इसीलिए वॉल्यूम 2 में एरन को टाइटन खा लेता है। पर फैन के सपोर्ट से उन्होंने स्टोरी
स्केच करी। शिरातोरी के गाइडेंस ने कई बार इसायामा को उनकी गलतियों से बचाया था। साल आता है 2013। यहाँ पर अनाउंस होता है कि अब एओटी की एनिमे बनाई जाएगी और यहाँ पर चूज किया गया था विट स्टूडियो को। नए स्टूडियो ने 2D और 3D एनिमेशन को परफेक्ट ब्लेंड दिया। सीजन 1 ने एओटी को ग्लोबल हिट बना दिया। मांगा सेल्स 1 मिलियन से 30 मिलियन तक पहुंच गई। विट स्टूडियो ने सीजन 2 2017 और सीजन 3 2018 से 2019 भी बनाया। फिनोमिनल एनिमेशन और स्टोरी टेलिंग के साथ, पर ओवरवर्क के चलते विट स्टूडियो ने फाइनल सीजन ही छोड़ दिया और इसके बाद चूज किया गया मापा को, जिनके पास मैन पावर और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा थी। तो विट स्टूडियो के छोड़ने का एक रीजन ये भी है कि उनके पास काम करने के लिए ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर काम का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता था। मापा ने डार्क और रियलिस्टिक स्टाइल में सीरीज को कंटिन्यू किया। साल आता है 2020, फाइनल सीजन का पार्ट 1 आया। 2022 में पार्ट 2 और 2023 में फाइनल चैप्टर आया। जब फाइनल सीजन रिलीज हुआ तो पूरा फ्रीडम क्रेजी हो गया। लेकिन इस बीच कुछ लोग विट के एनिमेशन को मिस कर रहे थे, कुछ लोग मापा के रियलिस्टिक टोन को पसंद कर रहे थे। पर यहाँ पर एक बात सबने मानी, एओटी एक मास्टरपीस है जो इसायामा के दर्द, सोच और इमेजिनेशन का रिजल्ट है। देख भाई, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। रिकॉर्ड करते करते मेरा सर घूमने लगा है।